अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं एमए फाइनल के 9 पेपर जनरल सर्वे का एक मजमून तरक्की पसंद तहरीक पर इससे पहले इजहार ख्याल कर रही थी। आज मैं उसी का बकिया हिस्सा पेश करूँगा। कल हमने बताया था कि तरक्की पसंद तहरीक का अमल के वजूहात में क्या क्या दुनिया में क्या क्या वाक़यात रोनुमा हो रहे थे। उसके तहत यूरोप में भी तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का एक इजलास हुआ था और उसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर जो हमारे अदीब सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने उसी की तर्ज पर हिंदुस्तान में आकर 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास किया, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की और खुतबा सदारत पेश किया। मौलाना हसरत मोहानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय और दीगर अहले इल्म ने तकरीरें की। सज्जाद ज़हीर अंजुमन के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। इस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन के दस्तूर असासी को मंजूरी दी गई। इसके बाद मुल्क में जा बजा अंजुमन की जलसे और कॉन्फ्रेंसें होती रहीं और तरक्की पसंदों का ये कारवां कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। किशन चंद्र, मंटो, बेदी, असमत चुगताई, हयातुल्लाह अंसारी, उपेंद्र नाथ अश्क, बलवंत सिंह वगैरह इस तहरीक के ज़ेर असर अफसाने लिखते रहे। मजाज, जज़्बी, अख्तर अंसारी, फ़िराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मोइनुद्दीन, सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, अहमद नदीम कासमी, अख्तर उल ईमान, साहिर लुधियानवी और परवेज़ शाहिदी वगैरह अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक के परचम तले शायरी करते रहे। मीरा जी और नून मीम राशिद भी कुछ दिनों अंजुमन के हमनवा रहे, फिर किनारा कश हो गए। सज्जाद ज़हीर, अख्तर हुसैन रायपुरी, मजनू गोरखपुरी, डॉक्टर अब्दुल अलीम, आले अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, अज़ीज़ अहमद, मुमताज़ हुसैन जैसे नक्कादों ने तनक़ीदी मज़ामीन के ज़रिए तहरीक के खदोखाल नुमायाँ करने की जिम्मेदारी कबूल की। अहमद नदीम कासमी, सरदार जाफरी, फ़िराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़ और तख्लीक़कार थे, मगर उन्होंने भी तनक़ीद निगारी की तरफ तवज्जो की। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर गज़ल को बिल्कुल गैर ममनुआ करार दिया गया। उन लोगों का यह ख्याल था कि गज़ल जो है वो जागीरदाना निज़ाम की पैदावार है, इसलिए नज़्म के ऊपर और जदीद नज़्म के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी गई। तरक्की पसंद अदब के ज़ाब्ते और उसूल मुतय्यन किए गए। खलीलुर रहमान आज़मी ने अपनी किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक में इन उसूलों की वजाहत की है, जिनका खुलासा दर्ज झील है। पहला, अदब। अदब एक आलाकार तरक्की पसंदों ने बार बार और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अदब को जमात का खिदमत गुजार होना चाहिए और उससे ज़िंदगी को संवारने में मदद ली जानी चाहिए। दूसरा, अदब आवाम के लिए। अदब का मकसद ये होना चाहिए कि उससे ज़्यादा लोगों, बल्कि साफ लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहिए कि आवाम को फ़ायदा पहुँचे। तरक्की पसंद अदीब उस पर हमेशा ज़ोर देते रहे कि उनका अदब अवामी अदब है। तीसरा, अदीब जानिबदार, यानी तरक्की पसंद अदब की बुनियाद इस पर है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी की इस दुनिया में अदीब गैर जानिबदारी बरते और वो एक हसास दर्दमंद दिल रखता है और मेहनत कशों का साथ देने पर मजबूर है, तो वो उन्हीं के लिए अपना अदब लिखे। चौथा था तरक्की पसंदी और इश्तराकियत। इश्तराकी कहते हैं मार्क्सिस्टवादी नज़रियात को। जो लेनिन और कार्ल मार्क्स ने जो नज़रिया पेश किया उसको कहते हैं इश्तराकियत। तरक्की पसंदों ने भी कभी उसे छुपाने की कोशिश नहीं की कि वो इश्तराकी हैं। सज्जाद ज़हीर ने कहा था कि सरमायादारी निज़ाम जिसने दुनिया को बर्बाद कर रखा है, इश्तराकियत के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने सरमाया किताब लिखी थी, द कैपिटल। उसी के नज़रिए के तहत इश्तराकी सरमायादारों को इसका वजह समझते थे कि जुल्म सितम की जो गरीबों के ऊपर जो जुल्म सितम होते हैं वो सरमायादारों की वजह से होते हैं, इसलिए उन्होंने सरमायादारों को अपना हदफ बनाया। अदब और सियासत।
ترقی پسندوں نے کہا کہ آج ادب کو سیاست سے علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جو ادب سیاست میں حصہ لیتا ہے اس پر لوگ نعرے بازی کا الزام لگاتے ہیں اور اسے پروپگنڈا بناتے ہیں۔ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ چھٹا، سیاست میں عملی حصہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ صرف قلمی خدمت کر کے ادیب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتا، اسے مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ان کی حمایت کی جو تحریکیں چلیں ان میں عمل لینا چاہیے، عملی طور پر حصہ لینا چاہیے۔ ساتواں، ادب اجتماعی زندگی کا ترجمان۔ کہا گیا کہ ادیب کوئی جوگی نہیں ہے، سماج کا ایک فرد ہے اور ادب اس کی ذاتی ملکیت نہیں، اس لیے یہاں انفرادیت کی گنجائش نہیں۔ ادب میں اجتماعی زندگی کی تصویر نظر آنی چاہیے۔ آٹھواں، پیغام زیادہ اہم ہے۔ ادب کے وہ دو پہلو ہوتے ہیں، مواد اور حیت۔ حیت کہتے ہیں شکل کو، مواد کہتے ہیں میٹر کو۔ مواد سے مراد ہے وہ بات جو کہی جا رہی ہے اور حیت سے مراد ہے اس بات کے کہنے کا انداز۔ اعتدال پسندوں نے مواد اور حیت دونوں کو اہمیت دی، لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ ادب میں سجاوٹ غیر ضروری ہے اور ادب کے فنی تقاضے اتنے اہم نہیں جتنی ادب کی مقصدیت۔ یعنی ترقی پسند لوگ ادب کو اپنے مقصد کے طور پر، یعنی ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، اور اسی کے تحت یہ ترقی پسند تحریک آگے بڑھتی رہی۔ اس کے بقیہ حصے کے بارے میں ہم آگے کے لیکچر میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔